परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत्संग करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज रविवार का दिन और आज एक हम विशेष टॉपिक लेकर आपसे जुड़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पंचगव्य चिकित्सा। पंचगव्य चिकित्सा क्या और इसका कितनी उपयोगिता है हमारे जीवन में, और असाध्य रोगों का इसका कैसे इलाज अच्छे तरीके से हो सकता है। तो इस टॉपिक को लेकर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ सुनील जी मानसिंह का जुड़े हुए हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर सुनीता जी जोंगड़ से निवेदन करना चाहूंगा। सुनीता जी, आप आज का मंच संचालन करते हुए सुनील सर का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। सुनीता जी जोगड़। नमस्ते। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। श्री सुनील जी मानसिंह काका मैं स्वागत करती हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंचगव्य और उसके रामबाण उपाय। तो इसके लिए आज हमें से जो श्रेष्ठ व्यक्तिमत्व है पूरे भारत के, श्री सुनील जी मानसिंह का, वो हमें यहाँ साथ में मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री सुनील जी मानसिंह का गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाया गया है, नागपुर से 68 किलोमीटर दूर देवलापार में एक सुंदर सी गौशाला है जिसमें करीब 600 से 700 गोवंश है। यह साथ ही सुनील जी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, पंचगव्य अनुसंधान समिति भारत सरकार के सदस्य है। जो गाय दूध देती है और जो बिना दूध के जो भारतीय गोवंश है उनकी उपयोगिता समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई। गोवंश में मिलने वाले पंचगव्यों पर आधारित दवाइयाँ, जैविक खेती और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास का कार्य यह संस्था करती है। यह संस्था CSIR के नेशनल साइंटिफिक लेबोरेटरीज के साथ में जुड़ के अनेक रिसर्च करती है, जिसमें न केवल पंचगव्य को हाईलाइट किया गया है, साथ में आयुर्वेद को भी एक उत्कृष्ट स्थान दिया जा रहा है। श्री सुनील जी मानसिंह का जन्म 24 अक्टूबर 1964 में हुआ और उन्होंने 1986 तक मुंबई में अपना जो शिक्षण है VJTI कॉलेज से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में प्राप्त किया। उन्होंने कपड़ा तंत्रज्ञान में मफतलाल मिल्स से अपनी शुरुआत की, करियर की। उन्होंने 1999 तक इसमें वो अग्रसर रहे। देश की आर्थिक विकास में गायों का फिर से केंद्र बिंदु सरकार रखकर पर्यावरण का विकास एवं परिस्थितियों को सुधार करने के लिए उन्होंने अपना जीवन, तब टर्निंग पॉइंट में उन्होंने 99 में गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र नागपुर को अपना कर्म स्थान दिया और प्रभारी रूप में वहां अपना कार्य देते रहे। उनके माता पिता का इसमें बहुत सहकार्य है। इनकी माताजी को मैं अपनी माताजी समझती हूँ। इनको मैंने बहुत नजदीक से देखा है और वो ऐसी माता थी कि अपने बेटे को देश के लिए उन्होंने प्रेरित किया काम करने के लिए। इस प्रकार कार्य की हमारे देश को बहुत आवश्यकता है। 1999 में इस सेवा संस्था का नागपुर में शुरुआत किया गया और आयुर्वेद दवाइयों के साथ में पंचगव्य को जो शास्त्रों में बताई हुई है उस तरीके से उत्पादन करना शुरू किया।
और यहाँ पे एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसमें वहीं के लोकल लोगों से मदद लेके दवाइयाँ बनाई जाती है और वहाँ पे जो गोवंश है उनका भी इलाज इस पंचगव्य और आयुर्वेद के माध्यम से किया जाता है। तो ऐसे हमारे जो सुनील जी है, ये हमेशा ही समन्वयक, इनको यह शब्द बहुत अच्छा लगता है, कोऑर्डिनेटर, साइंटिस्ट को जोड़ते हैं, सेवाभावी संस्थाओं को जोड़ते हैं, डॉक्टर्स को जोड़ते हैं और सभी को अद्ययावत नॉलेज रखते हैं। इन्होंने 4 अमेरिकी पेटेंट भारत को दिलाए हैं, जो कीट नियंत्रक गोमूत्र से बनाई हुआ, नीम पर आधारित, ये सब कुछ वो अपने व्याख्यान में बताएंगे ही। पर ऐसा सुंदर व्यक्तिमत्व आज हमारे साथ मिला है, तो आज जरूर हम इनको सुनेंगे और ऐसा अनुकरण हमारे जीवन में लाने की कोशिश करेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे कि हम हमेशा गायों की सेवा करेंगे। तो मैं सुनील जी मानसिंह का को बहुत ही श्रद्धा भाव से यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वह अपना व्याख्यान हमें देकर उपकृत करे। धन्यवाद। सभी को वंदन। आचार्य महाप्रज्ञ जी के नाम से महाप्रज्ञ जी का परीक्षा केंद्र, फिर मेरा सौभाग्य रहा कि उनके साथ भी कुछ बैठक में मैं कालबदे में रह पाया। फिर आचार्य महाश्रमण जी से इन दिनों भी भेंट हुई, मैं चेन्नई में था तब भी भेंट हुई। और इस परंपरा में हमारा जो जिसको बोलते हैं ऋषि मुनियों की परंपरा है, उसमें ऐसे सब वर्तमान काल में भी हमको मार्गदर्शन करने श्रद्धेय, हमारे वंदनीय। और उसके साथ साथ बहुत अच्छा नाम है जीवन विज्ञान का कल्याणम परीक्षा केंद्र, कल्याणम योग केंद्र। तो ये सब चीजें हमारे मानव समाज के कल्याण की बात हम कर रहे हैं। और ये भारतीय चिंतन सदैव सबके भलाई की, हम बोलते हैं विश्व बंधुत्व के बाद विश्व कल्याण की बात, तो केवल बोलते नहीं, वो करते भी। और इसी कड़ी में चूंकि हमारे जैन समाज का बहुत अति महत्वपूर्ण जो पूरे देश को संदेश दुनिया को रहता है जीवदया अहिंसा का, और संयोग से वो कार्य जिस केंद्र का भी हमारी बहन जी परिचय करा रहे थे, वो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, इसका कार्य इस तरह से शुरुआत हुआ था कि बिना दूध का गोवंश जो देश में नकारा कहा गया या उसको बोझ समझा गया, वही कत्ल को बहुत सारे प्रमाण में जाता है कि वो एक ऐसा पश्चिम का प्रवाह रहा स्वतंत्रता के बाद। गाय केवल दूध देती है ऐसा मानकर दूध की मशीन है, और दूध नहीं देती तो वो अनुपयोगी है, बेकार है, उसको फिर कत्ल के लिए बेचते। तो इस केंद्र का लक्ष्य ही था कि बिना दूध के गोवंश की उपयोगिता ज्यादा रूप में, दूध का सबको पता है, तो बिना दूध के गोवंश की उपयोगिता सिद्ध करना, और उसमें स्वाभाविक रूप से गोबर गोमूत्र की बात महत्वपूर्ण रूप से आ जाती है। तो उस पार्श्वभूमि में केंद्र की शुरुआत, और चूंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, अब इस समय जो हमारी स्थितियां हैं, क्योंकि कुछ हमारे प्रबुद्ध जन हैं, मुझे बताया गया कि सुमिता जी जो बात कर रही थी, कई वर्षों से हमारी वैद्य भी रही हैं और अभी भी शासकीय में है, तो बहुत सालों से हम जब संपर्क में रहते हैं, तो पिछले 20-25 साल में जो बदलाव बोली, जो ज्यादा विकट स्थितियां रासायनिक खेती की और ये सारी रही, तो आप सबको ध्यान देना चाहिए कि अभी ये जो रासायनिक खेती, मशीनीकरण खेती बड़ी, जिसके कारण प्रधानमंत्री भी बड़ी चिंतित रहे, उन्होंने जैविक खेती लागू की। पिछले 20 से 25 साल में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा किसान खेती छोड़ चुके हैं रासायनिक, क्योंकि उसका खर्च इतना बढ़ गया, कर्ज से इतने डूब गए। उसमें हमारी जीवन पद्धति थी, वो आधारित संस्कृति का हमारा देश रहा है कि हम एक प्रकार से अभी पश्चिम से एक प्रवाह, एक सोच आता है कि सस्टेनेबल लाइफ सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हमारी जीवन पद्धति शाश्वत थी। तो इसमें गोवंश बड़े केंद्र स्थान में रहा है। ये मैं कुछ चित्र बता रहा हूँ, ये हमारी नस्लें हैं, ये हमारी प्रजातियां हैं, और ये प्रजातियां ये भारत की नहीं, पूरी दुनिया की धरोहर है। लगभग 65 इस समय देश में, बड़े चित्र पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी प्रजातियां देश में उपलब्ध हैं, और 65 के आसपास इनका 50 से ज्यादा का नामकरण होकर इनकी पहचान की गई। और ये धरती पर चलता फिरता जीवन है, और इसको सिद्ध करने का कार्य, वो गोवंश दूध दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो सदैव उपयोगी है, क्योंकि वो गोबर गोमूत्र सदैव दे रहा है। और यहाँ से हमारे कार्य की शुरुआत हो जाती है कि हमने पहला लक्ष्य, क्योंकि हमारे चिंतन में देख रहा हूँ कि हमारे बीच में बहुत सी मातृशक्ति हैं, और मुझे बताया कि वो अलका जी, साकला जी अभी सामने में देख रहा हूँ, सुचेता जी, गांधी, बहुत सारे लोग हैं।
तो मातृशक्ति को भारत ने वंदन किया, तो उसमें मातृशक्ति का विषय होता है कि वो समग्रता से, जैसे घर में वो घर परिवार से लेकर पूरी दुनिया का प्रपंच वो माता ही देखती है, और माता को हमने सर्वोच्च स्थान दिया। तो जैसे गौ माता, गायत्री माता, गंगा माता, गीता, इन्हें सबको हमने माता जो दर्जा दिया, उसका मतलब ये था कि मातृत्व की जो बात है कि वो समग्रता का सोच है, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच बोल सकते हैं, होलिस्टिक अप्रोच अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे तो उसमें भारतीय गोवंश का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, छाछ, ये सारे पांचों गव्य आ जाते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले शुरुआत होती है कि गोवंश, क्योंकि धरती पर जितने प्राणी हैं वो 84 लाख यूनिट बताइए, सबका अपना औचित्य, सबका अपना अस्तित्व है। हम बोलते हैं जियो जिनो दो, तो ये बात हम केवल बोलते नहीं, ये वास्तविकता है। तो हमारा गोवंश जो गोबर गोमूत्र दे रहा है, शास्त्र ने बताया था गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोमूत्र वस्ते गंगा। भागवत में आया है कि गोमूत्र में गंगा का वास है। हम बोल सकते हैं गोमूत्र वस्ते अमृत भी बोल सकते हैं, जितना अभ्यास हुआ है, जितना रिसर्च हुआ है कि वो अमृत तुल्य, इतना ज्यादा उसमें गुणधर्म। तो इसका पहला लक्ष्य ये था कि जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और अभी पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयत्नों से सरकार को लागू करनी पड़ रही है, क्योंकि इतने साल जो विभीषिकाएं, जो हिंसक खेती, जीव जंतु को मारकर जो रासायनिक खेती चल रही थी, अब ध्यान में आ गई गोबर गोमूत्र का क्या महत्व है। और अपने केंद्र से पहले वो काम होता है कि हम गोमूत्र से, जैसे ये कीट नियंत्रण, ये फसल रक्षा बना रहे हैं, ये गोमूत्र से बने हुए हैं। इसके साथ साथ आपने सबने देखा कंपोस्ट बन रहे हैं, केंचुआ खाद बन रही है अलग अलग तरह के गोबर से, और वो भूमि को सदैव उपजाऊ बनाए रखते हैं। तो पहले काम की वहां से शुरुआत हुई कि हम लाखों करोड़ का, लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास का रासायनिक खाद, उसकी सब्सिडी, और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कीटनाशक इसका उपयोग होता है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। और हम पहला काम वहां से शुरुआत कर रहे हैं कि सबको अच्छा आहार मिले, जैविक, जिसको ऑर्गेनिक फूड बोलेंगे, विष रहित और पौष्टिक। जैसे उदाहरण के लिए, क्योंकि 2-4 मिनट इसमें हम चर्चा कर लेंगे कि हमारी खेती के कारण इन्हें जैविक खेती कर रहे हैं, तो चावल आ रहा है, तो चावल एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर है। अन्य फसलों में जैसे बोलते हैं उसकी प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, उसका पौष्टिकता बढ़ रही है। तो सारी फसलें, फल, फूल, सब्जी, अनाज, चारा, जड़ी बूटी, ये सब पर काम कर रहे हैं। और ये पहला विषय है, किसान को स्वावलंबी बनाना, वो हमारा अन्नदाता है, उसको गोबर गोमूत्र का। और इस तरह के काम हमारे विस्तार से चल रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी भी ये टीम डेवलपर में है, ये बंगाल में चल रहा है कि बिना दूध के गोबर से लगभग 1000 गाँव में गो आधारित ग्राम विकास। ये आप देख सकते हैं कि गौसेवा परिवार का ये गो ग्राम अभियान के रूप में बड़ा अच्छा कार्य वहां चल रहा है। तो पहला काम कि किसान जो गोवंश छोड़ रहा था, उसको पहले समझाया जाए, उसको बताया जाए कि गोबर गोमूत्र के कारण गोवंश बहुत अपने आप में वरदान के रूप में बहुत कुछ देता है और कभी बोझ नहीं। तो आज किसान बिना दूध का भी बड़ी सहजता से, पूरे देश में कई प्रांतों में ये क्रांति खड़ी हो गई है गोबर गोमूत्र की, और किसान अब गोवंश पालन कर रहा है और बिना दूध के गोवंश की मांग कर रहा है। ये हम हमारे कई जगह पर, जैसे बंगाल का बताया तो एकल विद्यालय 1 लाख से ज्यादा गाँव में चल रहे हैं, वनवासी कल्याण आश्रम में। अन्य हमारे बहुत सारे, फिर जैसे हमने राकेश जी महाराज जो अपने श्रीमद राजचंद्र मिशन के अपने अलग अलग 13 पंथ से लेकर बहुत सारे सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, वो दयोदय की जैसे पूज्य विद्यासागर जी गौशालाएं, सब अब इस काम में लग गए कि उनको ध्यान में आ गया। तो गौशालाएं ये शासन के ऊपर जाकर, शासन तो अब थोड़ा सा जाग रहा है, लेकिन कितने 25-30 सालों में इन गौशालाओं ने सिद्ध कर दिया अपनी जगह अच्छी खेती करके कि रसायन की कोई आवश्यकता नहीं, अनावश्यक मशीनीकरण की नहीं, बैलों के उद्योग भी हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं, उसकी बात भी हम बाद में करेंगे। ये बैल आधारित कितने उपकरण, क्योंकि अभी इस समय आप देख रहे हैं कि डीजल 108-10 के आसपास और पेट्रोल 125 के आसपास, कभी 150 हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो किसान वो ट्रैक्टर से खेती तो संभव ही नहीं, और पूरा यानी गर्ज में जाने की स्थिति है। तो ये सारी चीजें रोककर कि हम हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें गोवंश मुख्य आधार है, तो खेती को पहले ठीक कर रहे हैं। और इसमें जितना हम हमारे देशी बीज का प्रचलन, क्योंकि हमारे सब बंधु सब ध्यान देंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा बीटी कॉटन आया, जिसमें पशु पक्षी प्राणी का जीन से प्रत्यारोपित करते हैं। हमारे देशी बीज जो हैं प्रकृति से आए हैं, वो बड़े पौष्टिक हैं। और ये जो हिंसक बीज एक प्रकार से कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ, इसको रोकना है, हम देशी बीज का प्रचलन बढ़ा रहे, हर एक क्षेत्र में बढ़ा रहे। तो खेती का ये पहला बहुत महत्व का काम है। अब जो आज का मुख्य विषय है, जो दूसरा विषय हमारे लिए एक प्रकार से, क्योंकि पंचगव्य आयुर्वेद, ये पंचगव्य आयुर्वेद आपके सामने है, ये औषधियां मैं कुछ बता रहा हूँ, गोबर गोमूत्र दूध दही घी छाछ ये सब पर आधारित ये बहुत ज्यादा महत्व का आयुर्वेद का ही अध्याय है, स्वर्णिम पृष्ठ है। हमारे देश का सार्वकालिक चिंतन रहा, प्रकृति के अनुरूप रहा, हमारे जो जिसको बोलते श्रद्धा के, और हमारे जिसको बोलते हैं हमारा देश ऋषि मुनियों का, और बड़े चिंतक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने उस समय जो विज्ञान आयुर्वेद जो हमारा चरक सुश्रुत वाग्भट ऐसे कई ग्रंथ जो हमारी ये वैद्य जो संचालन
बातचीत कर परिचय दे रही थी, इन लोगों का मुख्य विषय है। उसमें इन गव्यों का, ये प्रत्येक को अलग अलग गव्य बोलते हैं, इनका बहुत ज्यादा महत्व, और भूविज्ञान अनुसंधान के अंदर चूंकि गोवंश पर केंद्रित, तो इसका लक्ष्य ही था कि इसको सारा सिद्ध करना, इसको अभ्यास करना। तो सबसे पहले इस गोमूत्र की बात, ये गोमूत्र अर्क है, गोमूत्र की भाप ठंडी करके वो बनाई गई है। मैं उसका कुछ वर्णन आपको करता हूँ कि गोमूत्र किस तरह से आयुर्वेद बोल रहा है, क्योंकि हमारे 5 गव्यों में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ये निघंटु रत्नाकर का श्लोक है, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, यानी आपके ध्यान में आएगा कि गोमूत्र के गुणधर्म जो शास्त्र में है और जो जनता तक नहीं जाते, तो जनता अनभिज्ञ रहती है, तो इसके परिणाम कितने आ रहे हैं और इसके ऊपर इतना अभ्यास हुआ, रिसर्च हुआ, कितने पेटेंट्स, अभी जो पेटेंट की बात हो रही थी, इस गोमूत्र के 5 से ज्यादा पेटेंट है, भारत सरकार ने लिए हैं। अब ये गोमूत्र देखिए, ये लिख रहा है, और मैं केवल श्लोक का अर्थ ही बता रहा हूँ। गोमूत्र कसेला, कड़वा, तीखा, पचने में हल्का, क्षारीय, उष्ण, तीक्ष्ण, पाचक, अग्निदीपक यानी भूख बढ़ाने वाला, मल का भेदन करने वाला, पाचक है, डाइजेस्टिव है, मैंने कब्जियत वगैरह दूर करता है, पित्तल, मेधाकारक, बुद्धिवर्धक है, किंचित मधुर सारक, हमारी शिराएं धमनियों को स्वच्छ रखने वाला है ना, हृदय की बाकी समस्याएं होती है उसको रोकने वाला, लेखन यानी स्क्रैपिंग, कैल्शियम वगैरह बाकी डिपोजिशन नहीं होगा, बुद्धिप्रद, बुद्धि बढ़ाना, कफ, वायु, कुष्ठ, कफ के वायु के विकार, कुष्ठ, त्वचा रोग वगैरह जो हमारे सोरियासिस, एक्जिमा, बाकी सब बहुत सारी चीजें, गुल, पेट के रोग होते हैं, तरह तरह के अपचन से लेकर कई तरह की शिकायतें हैं, उधर पांडु रोग, पीलिया, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस वगैरह, किलास, कुष्ठ, त्वचा में जैसे अलग अलग तरह के कुष्ठ से लेकर बहुत सारे तरह तरह के रोग होते हैं, शूल, पेट की बार बार की समस्याएं, अर्श, पाइल्स वगैरह, खुजली, श्वास, आमज्वर, अनाह वायु, कास, कफ, खांसी, मलस्तक, अरोचक, अरुचि, शोथ, किडनी खराब हो तो सूजन वगैरह, मुख रोग, नेत्र रोग, त्वचा के रोग, महिलाओं का मूत्राव रोग, लगभग शरीर के सारे रोगों पर ये आयुर्वेद लिख रहा था। और हमने जब अभ्यास किया, इस तरह की पुस्तकें हमने छापी की, रुग्णों के अनुभव, आप देख सकते हैं सफेद दाग से लेके ये कितने तरह के इसमें परिणाम है। अब ये जो शास्त्र में था, लेकिन इसको आज सिद्ध करना, समाज के सामने लाना, इसका अभ्यास, क्योंकि पिछले इतने सालों की गुलामी के बाद, जैसे बोलते एक सामान्य तो गुलामी की मानसिकता और एक थोड़ी सी दूसरी सोच होती है कि पश्चिम से जो आ रहा है वही सब कुछ ठीक है, जैसे बोलते ऑल कमिंग फ्रॉम वेस्ट इज बेस्ट। तो हमारे देश की चीजें दक्कनसी है, इसको कुछ ज्यादा गौर से नहीं देखा गया, समझा गया। तो गोविज्ञान को उस चरम स्थिति तक कि जब शास्त्र इतनी विशालता से, इतने विस्तार से इस बात को कर रहे हैं, तो हमने सूक्ष्म में अभ्यास किया कि आज विज्ञान का युग है, विज्ञान के आधार पर इसको सिद्ध करना है। तो बहुत बड़े स्तर पर वैज्ञानिक टीम, ये जो अनुसंधान आप देख सकते हैं, तो ये सारे अनुसंधान की चीजें हैं। इसमें ये पहला है, मैं कुछ पेटेंट की बात कर रहा हूँ। इसमें देखिए पेटेंट्स की जानकारी है। पहला पेटेंट 2002 में हुआ, तो ध्यान में आया कि बायो एनहांसर, ये गोमूत्र जब क्षय रोग के है, जिसको टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, जो जिसमें एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, विषाणु, जीवाणु, कीटाणु ऐसी दवाएं देने का प्रावधान, उनकी औषधि की उपलब्धता ये 2 से 80 गुना बढ़ा देता है, यानी बायो एनहांसर। खुद इसमें इस तरह के विषाणु, जीवाणु, कीटाणु नाशक है। इसके साथ साथ उसी पेटेंट में ध्यान में आया कि इसमें कर्क रोग को, यानी कैंसर को रोकने की क्षमता है, तो एंटी कैंसर, ये काम सीमैप लखनऊ में हो रहा था, और उसमें ये ध्यान में आया कि ये अपने आप में कैंसर कोशिकाओं को मारने की क्षमता, उसको रोक रहा है। और टेक्सोल जैसी ऐसी औषधियों का 6 गुना तक प्रभाव, यानी वो 6 गुना कम लेनी पड़ेगी। टीबी की बात करें तो 80 गुना कम, यानी 80 गुना इसका फायदा, प्रभाव बढ़ा रहा है। और फिर इसी तरह से नीरी नागपुर में काम हो रहा था, ध्यान में आया कि ये चुन चुनकर गुणसूत्र विभाजन को रोक रहा है। गुणसूत्र ये अच्छी कोशिकाओं का पुनर्जीवन कर रहा है, खराब कोशिकाओं का मारण कर रहा है। और ये बहुत महत्व की बात थी, इट इज किलिंग कैंसर सेल्स, इट इज इंक्रीजिंग गुड सेल्स पैरेलली। तो ये सारे काम समानांतर रूप से चल रहे थे। और साथ में ये आपके सामने, चूंकि वैद्य, ये जो हमारी वैद्य हैं, ऐसे इनके साथ बड़ी टीम वैद्यों की काम पूरे देश में, अब तो 1000 के आसपास वैद्य हो जाएंगे जो काम कर रहे हैं। ये मैं चित्र बता रहा हूँ, ये कर्क रोग के पेशेंट के चित्र हैं। ये महिला जिनको स्टेज 4 का कैंसर था, और ये पूरी ठीक हो गई। ये कासरगोड केरल की है। और इस तरह का वर्णन एक बार ऑस्कर फर्नांडिस ने राज्यसभा में भी किया, और ये परिणाम देश भर में आने लग गए। और ये आज बहुत बड़ी वैद्यों की, वैज्ञानिकों की देश भर में जब काम कर रहे हैं, तो इसको बार बार परखा जा रहा है, बार बार अनुभव कर रहा है, और ये सब चीजें सामने आ रही हैं। तो हमारे यहाँ ये विस्तार से काम चल रहा है। और अलग अलग रोग, क्योंकि अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति, अंग्रेजी जैसे हम एलोपैथी की, क्योंकि कोई भी चीज की थोड़ी तुलना जरूरी है, सब ध्यान में आना चाहिए, जिसको रिडक्शनिस्ट थॉट बोलते हैं। तो अंग्रेजी पद्धति में एक प्रकार से
ठीक पड़े। रिडक्शनिस्ट थॉट जो है, हमारा चिंतन सार्वकालिक चिंतन है। हमारा जो जैसे बोलते हैं कि अभी एलोपैथी में जो दवाएं जिसको मैन मेड बोल या मनुष्य द्वारा उसमें कुछ जोड़ घटाव या उसमें कुछ जो भी चीजें एक तरह की, जैसे आप बोलते हैं 2 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम तो 1000 मिलीग्राम की बात है, तो वो सबके लिए एक तरह की बात होती है। हमारे यहाँ तो कफ वात पित्त या नाड़ी देखकर उसकी आवश्यकता के हिसाब से अब वो एक जैसा फॉर्मूला, तो उसमें फिर असंतुलन और उसके बाद उसके दुष्प्रभाव। अब आपने देखा कि पूरी दुनिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पड़ा है, MDR मल्टीपल रेजिस्टेंस पड़ा है, उसके बाद औषधि का पूरी मिला के प्रतिकार कर रहा है, वो औषधि काम नहीं कर रही, और कई तरह के दूसरे संक्रामक या बहुत सारी जैसे ऑटोइम्यून डिसीज और बहुत तरह तरह के संकट खड़े हो रहे हैं। यानी एक कुछ किडनी की बात करते हैं तो फिर दूसरा हृदय को नुकसान पहुंचाते हैं, तीसरे को कुछ पहुंचाते हैं, और व्यक्ति हर समय एक जटिल स्थिति में और आजीवन उस दवाओं का शिकार बनते जाते हैं। सामान्य जैसे हम मधुमेह डायबिटीज की बात करेंगे या उसके ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, अब इसमें ध्यान में है कि उसके डायबिटीज के उसके दुष्प्रभाव को भी रोक रहा है एंटीग्लाइकेशन, और कुल मिला के उसको ठीक करने की स्थिति, क्योंकि शरीर की रचना, अभी ये जो गोमूत्र की बात है, अब हम तुलना करते जाएंगे कि शरीर का शोधन कर रहा है, हमारी रोग प्रतिकार क्षमता भी साथ में बढ़ा रहा है। अब अंग्रेजी औषधियां जो इस तरह का दुष्प्रभाव करती है, और आज वो एक प्रकार की फेलियर की स्टेज, और अभी बहुत जल्दी, क्योंकि कोरोना वैसे गया नहीं, कई दूसरे देश में भी चल रहा है, हम पूरे दुनिया ने देखा कि 2.25 साल में ये जो कोरोना का आतंक, और इसमें हमारी गिलोय, नीम काढ़ा, वो अदरक होगा, सौंठ होगा, और आयुर्वेद की बहुत सारी अर्क से लेकर ये आसव से लेकर ये सारी चीजें पूरी दुनिया में, क्योंकि भारत के बाहर भी बहुत सारे देशों में, भारत में तो लाखों लोगों ने अनुभव किया, तो सबको ध्यान में आ गया कि आयुर्वेद ही चिरकालिक या यही टिकाऊ रहेगा। हम हमारी सुव्यवस्था से इन चीजों को स्थापित करते हैं, तो ये समग्रता से ये व्यक्ति में वो प्रतिरोधक क्षमता, वो रोग से लड़ने की ताकत खड़ी करती है। औषधि की प्रतिरोधक क्षमता जो आज खड़ी हो रही है, यानी ड्रग रेजिस्टेंस, वो नहीं होता है, और उसके भी परिणाम, यानी हमने कोटा के क्षय रोग के अस्पताल, टीबी अस्पताल में देखा गया कि जो MDR के केसेस थे वो MDR रिवर्सल होने के, इस पुस्तक में हमने उसको विस्तार से दिया, डॉक्टर गुप्ता जी वहां काम कर रहे थे। तो जो अंग्रेजी की दुष्प्रभाव है उसको भी ये रोक रहा है और उसको ठीक कर रहा है। मैं एक उदाहरण बता दूं, जब हम इसमें काम कर रहे थे तो एक पेटेंट मेरी से जब हुआ तो डॉक्टर श्रीपाद बनावली टाटा अस्पताल कैंसर के बंबई से उन्होंने पत्र लिखा, वो विज्ञान को ईमेल भेजा कि आपके साथ हम अनुबंध और MOU ने एक प्रकार से साझा कार्यक्रम कुछ करना चाहते हैं। और संयोग से चूंकि बम्बई में भाई और हमारे रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं बम्बई गया हुआ था, तो टाटा के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र बड़वे जी से मिले, तो उन्होंने बताया कि इससे 104% तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो वो बहुत आश्चर्य में, और उन्होंने देखा ये इस तरह की बात है तो हम उसको पूरी दुनिया में आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की औषध नहीं है। ये राजेंद्र जी बड़वे का 2010 यानी 12 वर्ष पहले स्वीकार उक्ति थी। हमारे लोगों को, हम जब ये चिकित्सा की, हम जीवन विज्ञान की बात कर रहे हैं, हम इतने हमारे महामुनि जी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, तो पहली बात आपको ध्यान देनी है कि ये जो गोमूत्र जिसका हमने अर्थ डिस्टिलेशन, ये सामान्य विधि से, यानी सामान्य घरों में भी बनने लगा है, ग्रामीण क्षेत्र में बनने लगा है। ये मैं चित्र जो बता रहा हूँ ये बहुत प्राकृतिक विधि से, जैसे मटके में भी बनता है। तो ये अर्थ और सामान्य स्वस्थ देशी गाय का गोमूत्र भी जो उबाल के ठंडा कर दिया, जो स्वस्थ गाय जंगल में चल रही है, इतना ज्यादा प्रभावी है। और इसके इतने ज्यादा रिसर्च, इतने सारे जो पेटेंट्स की मैंने बात की कि पहला उसका इम्यूनोमॉड्यूलेशन पे, इस पे था बायो एनहांसर, फिर उसके बाद उसका एंटी कैंसर, उसके बाद इम्यूनोमॉड्यूलेशन का पेटेंट नहीं हुआ, लेकिन उस पे ध्यान में आ गया 104% तक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है। तो आज ये ईश्वर के वरदान के रूप में आपके सामने, सामान्य रूप में 350 रुपए लीटर है। इसलिए बता रहा हूँ कि आज लोग जैसे वो राशन की लाइन लगाते हैं, इसकी किल्लत जब ये कोरोना या बाकी प्रकोप जैसे चिकनगुनिया की बात थी, कहीं स्वाइन फ्लू का था, इस समय की जो विभीषिकाएं थी, ये कई जगह शॉर्टेज यानी बहुत कमी पड़ रही थी, और हजारों लीटर प्रतिदिन मांग कई राज्यों में शुरू हो गई। तो ये जो जानकारी जागृति है, ये बहुत ज्यादा महत्व की, कि आप हमारे से जो जुड़े हुए हैं और जो चिकित्सा के क्षेत्र में, और जो अपने आप को भी स्वस्थ रखना, देश को स्वास्थ्य देना है। हम लोग 7 सुखों में पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो ये जन जन की सर्वमान्य चिकित्सा पद्धति का पहला अध्याय, बड़ा स्वर्णिम पृष्ठ कि गोमूत्र। इसको मैं उदाहरण बता दूं, आचार्य राजेश्वरीश्वर जी हमारे यहाँ एक बार देवलापार रुके, 4 दिन थे, और मेरा थोड़ा आग्रह था, जो अपने श्वेतांबर जैन मुनि जी हैं, ये लेने के लिए। और ऐसे बहुत सारे जैन मुनि जी, साध्वी जी, माता जी का हम लोग इलाज करते रहे हैं, और बहुत ज्यादा लाभ उनको इससे दिया है। हमारी ये जो वैद्य सुमिता जी, ये भी लगातार इसमें रही हैं। तो अभी भी एक हमारी जो पूज्य अभी जो गोलोकवासी बन गई, दिल्ली चली गई, कनक प्रभा जी, क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा है,
तो उनका भी इलाज बहुत समय तक पंचगव्य की चिकित्सा से हो रहा था और बहुत अच्छा लाभ उनको, बहुत दीर्घायु उनका वो था, आयुष्य थोड़ा ज्यादा, लेकिन उसके बाद भी बड़ा लाभ हो रहा था। अन्य भी बहुत सारे साथी जी कर रहे थे। तो ये प्रभाव, ये हमको समझना है और ये हमारी सबसे ज्यादा महत्व का है कि हमारी नस्लें, क्योंकि इसके अंदर जो पश्चिम से आई हुई, ये हमने दैनिक जीवन में पंचगव्य की बात है, और ये हमारी जो नस्लें हैं गिर, साहिवाल, थारपाल, ओंगोल, कांकरेज, कंधे, कपूत वाली, इनका महत्व है। क्योंकि बहुत बार लोगों को ध्यान में आता है कि जर्सी, होल्स्टीन, फ्रीजियन या ये दूसरी नस्लें, में चित्र बता देता हूँ कि पश्चिम ने क्या परोसा है, क्या उन्होंने क्या परेशानी हमको दी है। ये देखिए जर्सी का चित्र है। आप सब जागरूक बनेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे और लाखों ने करोड़ों लोगों तक पहुंचा जाए। जैसे बताया गया कि मैं भारत सरकार की समितियों का अभी भी मैं सदस्य हूँ, पिछले अटल जी के समय भी आयोग में था। तो आपको पहले बता देता हूँ, बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूँ कि विदेशों में गोवंश को मांसाहार 70-80 साल से खिला रहे। ध्यान से सुनिएगा, गायों को मांसाहार खिला रहे। वो इसमें लिखा है टर्निंग काउज इनटू बायोटेक मिल्क, तो दूध की मशीन मानते हैं, ये गाय को गाय नहीं मानते। देखिए इसमें लिखा है गाय को दूध की मशीन, ये मांसाहार खिला रहे क्योंकि गाय मोटी था जो फिर उसको काट के खाना है। उन्होंने ऐसे खतरनाक इंजेक्शन दिए हैं जिसके कारण दूध कैंसर कारक, ग्रोथ हार्मोन का, ये मोनसेंटो वगैरह जिन्होंने बीटी कॉटन वगैरह जो बीज बिगाड़ रहे हैं, जो हिंसक पूरी प्रवृत्ति जगा रहे हैं। तो हमारा देशी गोवंश जो सामान्यतः जंगल में चरने वाला और जो जड़ी बूटी और ये सबका सेवन करने वाला, उसका गोबर गोमूत्र, दूध, दही, घी, चाय जो पौष्टिक है, वो विशेष तत्व वाला है। विदेशी बड़ा खतरा है। तो हमको विदेशी को रुकना, समाज को जागरूक करना है। देखिए आज हम ये सत्र करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां, इनको सुरक्षित रखना है। इनकी स्मरण शक्ति से लेके इनका तेजस्विता, इनका जैसे बोलते हैं कि एक अच्छे जीवन की तरफ ले जाना है। क्योंकि ये जो वैद्य हमारे सब हैं, ये लोग गर्भ संस्कार, ये बहुत सारे ऐसे काम भी कर रही हैं। तो इसमें ये हमारी नस्लों को बचाना, समय रहते बचाना, ये बहुत आवश्यक है। तो ये नस्लें हर प्रदेश में रहे और वो प्राकृतिक स्थितियों में, क्योंकि अब हमारे साथ सब जगह बहुत सारी, हमारे गिरीश भाई शाह, मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, रतन जी लुनाथ वहां पर हैं, कई तरह के जैन समाज के संगठन हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, गौशालाओं को बड़ी मदद करते हैं, गौशालाओं को आर्थिक बल दे रहे हैं। लेकिन हम सबको जागरूक रखें कि सारे देश में जो गौशाला है वो स्वस्थ अच्छी नस्ल का पालन कर सके, अच्छे सांड रख सके। क्योंकि दूसरे बहुत सारे संकट चल रहे हैं, केवल गोवंश का न रहना या गोवंश को कत्ल के जाना ऐसा नहीं है। हमारे सांड या हमारे मूल बीज, उस पर संकट है। आज सांड देश में नहीं मिल रहे या उसके अंदर अप्राकृतिक प्रजनन ऐसा सब शुरू किया है, उससे भी नई हिस्सा बड़ी समस्याएं आ रही है। तो नए आने वाली प्रजातियां वो कमजोर और बहुत समस्याएं हैं। तो हमको देशी नस्ल बचाएंगे तो ये सारा गव्य मिलेगा। तो गोमूत्र हमारी अच्छी नस्ल है, उसको खान पान अच्छा है, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, ये सब साथ में है और इसका समय समय पर जांच पड़ताल, उसको देखते रहना, तो गुणवत्ता लगातार बनी रहती है। आ रहे हैं और हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, क्योंकि हमारा सर्वमान्य सामान्य जो समाज है, जो जैसे बोलते हैं झुग्गी झोपड़ियों में या एकदम दूर दराज के क्षेत्र में, उसको इसका प्रभाव, इसका आनंद समझ में आए। क्योंकि एलोपैथी लाखों करोड़ की प्रतिवर्ष और वो कहर ढा रही है। अभी बहुत बार ध्यान में आया कि जब डॉक्टर्स का लोभ बढ़ जाता है तो वो फिर रोगी का हित नहीं देखते, या फिर उनको दिखता है बीमा है, इंश्योरेंस है, क्या है, वो जैसे रोगी का ही जीवन खिलवाड़ शुरू हो जाता है। ये पूरे देश में देखा गया है। तो हमको ये छल कपट से बचाना है। ये पंचगव्य की जो बात है, आयुर्वेदिक वैद्य काम कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा वाले कर रहे हैं, बहुत जगह के एलोपैथी के डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। तो ये सबका सद्भाव इसमें रहे, क्योंकि आज हम समाज के प्रति जागरूक है, समाज को हम कुछ अच्छा देना चाहते हैं। तो हमारी ये शक्ति, यानी बहुत बार हमको समाज में जब काम करते हुए ध्यान में आता है कि दुर्जनों की दुष्टता से सज्जनों की निष्क्रियता समस्या रहती है। तो सज्जनों को ज्यादा सक्रिय करना है, ये काम को बढ़ाना है। तो ये पहला है। मैं इसमें कुछ उदाहरण देके आगे बढ़ता हूँ कि मैं 2-3 उदाहरण ऐसे दे देता हूँ, आपको ध्यान में आएगा, जिसमें हमारी ये सुनीता जी भी बहुत सक्रिय थी, इससे बताना मुझे ठीक रहेगा। कि लगभग ये आज के 16-17 साल पहले की बात है, जब 16 भी नहीं, लगभग 20 साल ही हो गए। सुंदरलाल जी पटवा जी हमारे ग्रामीण विकास मंत्री थे। प्रतिभा गुप्ता जो पहला केस था, कैंसर, हमारे दीपजी गुप्ता की भतीजी जो यहाँ पर डॉक्टर सर्जन है, उनको बहुत एडवांस आगे बढ़ा हुआ कैंसर था, कर्क रोग था। और डॉक्टर तपन जी चक्रवर्ती हमारे बीच में रहे, इनके माध्यम से इंट्राविनस नसों में गोमूत्र दिया गया, ध्यान दीजिए। और पहली वैद्य सुनीता है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्रयोग को विज्ञान, और उसमें उनको काफी लाभ भी रहा उस रोगी को। ऐसे कई रोगियों को दिया गया जिनको बैठ नहीं सकते थे और कई महीनों तक स्वस्थ रहे।
तो इंट्रावीनस से लेके इस गोमूत्र के, जैसे गोमूत्र की हम लोग गोलियां भी बनाते हैं, हमारे दूसरे इसमें गोमूत्र घनवटी, और फिर उसके बाद अलग अलग ऐसी औषधियां, जैसे गोमूत्र आसव है कफ काशी दमा के लिए। तो ऐसे प्रयोग, और उसके साथ साथ बहुत सारे जो हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने जैसे बहुत जो शल्य क्रिया में पेशेंट्स हैं, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, ये गोमूत्र का प्रभाव देखा तो ध्यान में आया कि उनको एक सुसह्य स्थिति, बहुत जल्दी रिकवरी। डॉक्टर रामसुभी चौहान हमारे पंतनगर के ऐसे बड़े वैज्ञानिक, वो कोई पशु चिकित्सक थे, कोई अलग अलग डॉक्टर्स थे, उन्होंने देखा, इसका अभ्यास किया, तो रोगियों में बड़े परिवर्तन। मैं उसका उदाहरण एक और दे दूं कि मेरा बहन बंबई की जसलोक अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, वो जबलपुर से गई थी, दोनों किडनी फेल थी, 1999 का केस, 6.9 इनका क्रिएटिनिन हो गया, ब्लड यूरिया 11-12 की जगह 40-42 हो गया। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि दोनों किडनी खराब, कुछ नहीं कर सकते, 99 का केस है। और हमारे वहां के स्थानीय कार्यकर्ता उस काम में थे, उस समय चूंकि वैद्य ज्यादा जुड़ने थे, ये अर्क उनको दिन में 3 से 4 बार शुरू हुआ, 99 जुलाई की बात है। दिसंबर में डायलिसिस बंद हो गई, लगभग 2014-15 यानी 15-16 साल वो मेरा बहन पूरी स्वस्थ रही और पूरी ठीक हो गई। यानी उसके बाद हजारों रोगियों को चूंकि हमने रुग्णों के अनुभव में छापा, तो ध्यान में आया, इसमें आप फोटोज देख सकते हैं, तो कई सारे ऐसे किडनी के रोगी, किडनी स्टोन के, गॉलब्लैडर स्टोन के, हमारी बहन कोला में रमा अग्रवाल, उनको गॉलब्लैडर का स्टोन 1.5 सेंटीमीटर का था। ये सुमिता जी ने देखा, उन्होंने बात की वहां पर खामगांव डॉक्टर से, उनको 1.5 सेंटीमीटर की पथरी और ये गोमूत्र अर्क से गल गई। ये भी परेशान थी, हमारे कार्यालय में बात कर रहे थे, बोलिए कैसा है, समझ आप बात करो। तो रमा बोलने लगी, बंबई अस्पताल में ऑपरेशन तय था, वो रद्द हो गया, ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, और अर्क से आज तक पूरी स्वस्थ है। मेरे से 10-12 साल छोटी वो 2 बालक है, वहां अकोला रहती है, वो भी हमने इसमें छापा था। ऐसे हजारों नहीं लाखों परिणाम पूरे देश में चल रहे हैं, जो एक वरदान के रूप में सामने है। हमको इसको घर घर तक ले जाना है, और इसका आकलन, इसका अभ्यास ये करना है। इसमें और बहुत सारे की औषधियां में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, जैसे गोमूत्र आसव है, कफ काशी दमा का है, और जैसे हम लोग बोलते हैं कि कभी कभी लोगों को आजीवन एक वो दवाई लेते जाते, उनको कफ काशी अस्थमा, बहुत सारी चीजें कुछ दिनों में पूरा ठीक होता है, ऐसी स्थिति है। गोमूत्र शहद से बनता है, ग्रामीण क्षेत्र में गोमूत्र गुड़ से भी बनाते हैं, ये बहुत ज्यादा परिणामकारी है। इसमें त्वचा के रोग, क्योंकि गोमूत्र शरीर का शोधन करता है, हमारे पूरे सिस्टम स्टिमुलेशन जिसको बोलते हैं, पूरा जो हमारा पाचन प्रक्रिया से लेकर जो लीवर के लिए रामबाण औषधि है, और सबसे ज्यादा संक्रमण दूर करता है, जो टॉक्सिसिटी बोलो है, जो शरीर में विषालु प्रभाव है, क्योंकि ये शोधन करने में बहुत ज्यादा इसका परिणाम है। इसके साथ साथ किडनी के जो नेफ्रॉन्स वगैरह जो हमारी, इसको स्वच्छ रखना, और कुल मिला के सुसह्य स्थिति, क्योंकि एक साथ इतने सारे काम करने से। और ये पेटेंट्स इसीलिए हुए कि पहले लोगों को लगता था एक से सब कुछ होगा क्या, जैसे प्रश्न लोग पूछते थे, गोमूत्र एक ही चीज। केवल 2 स्थितियां हैं, पेट में अल्सर है और गर्भवती माता है, जिनको 1-2 दिन पहले हम देते हैं, जब प्रसूति होने के, यानी जब फाइनल 9वां महीने के बाद, तब सामान्य प्रसूति के लिए जबरदस्त परिणामकारी ध्यान में आया, इसका रिसर्च भी हुआ है। तो सारे रोगों पर काम कर रहा है, अल्सर में नहीं देते, और जिनको एसिडिटी उनको बोलते हैं भोजन के बाद, ये सारे रोगों पर काम कर रहा है। अब इसमें दूसरी बात, चूंकि गोमूत्र से घनवटी भी बना रहे हैं, वो प्रोस्टेट के लिए, बाकी सब में काम कर रही है। इसमें और जैसे गोबर से साबुन बन रहा है, अभी ये गोबर से साबुन बन रहा है, गोबर बोलते हैं मिट्टी गेरू का है, ये त्वचा के सारे रोग, इस पर फ्रांस वालों ने फिल्म बनाई है, ये खाज खुजली से लेके सारे नष्ट कर रहा है। अर्क के ऊपर डिस्कवरी ने फिल्म बनाई है, पूरे गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र, जर्मन टीवी वाले आए, उन्होंने पूरा एक प्रकार का रिसर्च उसको देखा, और उन्होंने उसका रिकॉर्डिंग, मतलब पूरे जर्मन टीवी ने रिकॉर्डिंग किया। उसके बाद जापान के पेपर असाई सिंह ने विस्तार से छापा। अभी एक और पुस्तक बता रहा हूँ आपको, ये देखिए, इसका नाम है डेविल इन द मिल्क। अब ये अमेरिका से प्रकाशित है, इसका अर्थ होता है दूध के अंदर राक्षस। अब ये क्यों छपी है, जो जैसा बोएंगे जैसा पाएंगे, जिन्होंने मांसाहार खिलाया तो दूध खतरनाक बन गया। ये पुस्तक छापने का कारण ऐसा था कि न्यूजीलैंड में आज के लगभग 25-28 साल पहले 9-9 साल के बच्चों को ऑटिज्म होने लगा, सिर का रोग, जो मस्तिष्क खराब होता है, फिर व्यक्ति मृत्यु हो जाता है। 9 साल के बच्चों को कैंसर होने लगा, 9 साल के बच्चों को बहुत सारे तरह तरह के हृदय रोग से लेकर कई तरह के रोग होने लगे। तो ये पुस्तक में पूरे 100 शोध पत्र अभ्यास किया, तो ध्यान में आया कि विदेशी गोवंश का दूध वो A1 प्रोटीन का है। ये जो जर्सी वगैरह गाय जो आपको बता रहे थे, इनका दूध A1 प्रोटीन है, और वो सब ऑटिज्म, हृदय रोग, कैंसर उसका कारक सिद्ध हुआ, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। और भारतीय देशी गोवंश का दूध A2 प्रोटीन का है, वो सारे रोगों को, क्योंकि इसमें स्वर्ण क्षार भी है, उसमें एक विशेष जो प्रोटीन का लिंकेज है, उसको बताया कि वो प्रोलीन है, और विदेशी इसमें हिस्टिडीन है, खतरनाक है। तो हमारे देशी गाय के दूध दही की छाछ, ये आपके सामने है, दूध दही की छाछ से बनने वाली औषधियां,
ये अपने आप में बहुत प्रभावी हैं। ये काम आगे बढ़ा तो ध्यान में आया कि देशी गाय का दूध स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला है, सुपाच्य है, तो मिर्गी से लेके कई तरह के शरीर के अलग अलग रोग, मैं उसका नाम पढ़ दूं आपको, कितने सारे रोग जो आयुर्वेद में बताए हैं जो देशी गाय के दूध पर है। और ये हमारी गाय ये इतना वरदान है। और भारत के बाहर लगभग 100 करोड़ की संख्या में भारतीय गोवंश है। हमारे यहाँ धूल मट्टी प्लास्टिक पता नहीं क्या खा रहे हैं। देखिए ये दूध के बारे में लिखा है, मिर्गी, विषाद, जीर्ण ज्वर, गठियावात, कब्जियत, बवासीर, रक्त की कमी, जीर्ण ग्रहणी, पेट की बीमारी, गैसेस, रक्तपीत, माता बहनों के रोग, हड्डी टूटना, क्षय रोग, ये इतने सारे रोग अब ये देशी गोवंश के दूध से ही ठीक हो जाते हैं। ये दुनिया अब इसको मानने लगी है। हमको आयुर्वेद वालों को इसमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और हमारे इन चीजों को अपना कर इसका अभ्यास और ये समाज के सामने लाना। ये देशी गाय के दूध में विदेशी में क्या अंतर है, सामान्य जनों को पता नहीं। छल कपट से, षड्यंत्र से, राजनेता, अधिकारी, सांठ-गांठ से ये आ जाता है। अब मैं जब भी सरकार की फिर से बात करता हूँ कि अब भारत सरकार की नीतियां, क्योंकि सरकार अब जागरूक है, अब देश की चिंता कर रही है, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की नीतियां आ गई है। अब भारतीय गोवंश बचाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल बायोडाइवर्सिटी। अब ये आ गया है कि हमारी देशी नस्लों को देश भर में बचाया जाए, लेकिन इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। ये केवल सरकार कुछ अध्यादेश करेगी या कोई पेपर में आए इससे नहीं होगा। नीचे तक अमल में लाने के हमारे प्रबुद्धजन इसको नीचे तक ले जाएंगे, कार्यकर्ता रूप में काम करेंगे। तो ये गोवंश, क्योंकि आज जैसे पंचगव्य घी है, देशी गाय के घी से बन रहा है। पहले तो घी 1,500 2,000 से लेकर 7,000 रुपए किलो तक पहुंच गया है। अब ये पंचगव्य मिर्गी रोग नाशक है, जिसको एंटी एपिलेप्टिक बोलते हैं, एंटी कैंसर भी है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, 295 मिलीमोल ऐसा एंटीऑक्सीडेंट की स्थिति है। अब इसमें जात्यधिक घृत बन रहा है, अष्टमंगल घी स्मरण शक्ति के लिए बन रहा है, जख्म भरने के लिए बन रहा है, पाचन के लिए हिंगवाद्य घृत है, पंचतिक्त घृत, बड़ी श्रृंखला है। अब इसमें घी को मूर्छित करके ये सारी औषधियां आशातीत प्रभाव कर रही है। हमारे आप लिस्ट देखेंगे तो ये लिस्ट है लगभग 47 औषधियां, और उसमें हम 40-42 नियमित बना रहे हैं, कुछ गूगल की कभी कभी बनाते हैं। अब ये औषधियां आयुर्वेद के शास्त्र अनुमोदित और पंजीकृत यानी लाइसेंस प्राप्त औषधियां लगभग 100 से ज्यादा गौशाला बना रही। लेकिन आज देश में लगभग 8-10 हजार से ज्यादा गौशालाएं, वो निष्क्रिय रहेंगी, केवल दान पे चलेगी, ऐसा नहीं चलेगा। हम दान जरूर देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनको काम में लगाएंगे इस तरह के पंचगव्य का महाप्रसाद। और गौशालाएं अच्छे केंद्र बने, और साथ साथ में घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी वो वंचित है। हमने पेटेंट इसलिए नहीं कराया कि एकाधिकार, हमने लोकाधिकार के लिए कराया। लोगों को जागरूक करना है, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना है। तो हमारा ये जो जीव रक्षा का क्षेत्र है, इसमें पंचगव्य की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अंदर आप लोगों को विशेष सहभाग से, इसमें बहुत सारी चीज, जैसे मंजन बनाया। अब ये मंजन दांतों के पायरिया से लेकर सारे रोग नष्ट करता है। काला मंजन आप देख सकते हैं, और ये काला मंजन आप देखिए गोबर के कंडे उपले आधे जला के बनाते हैं। अब पेस्ट, सामान्य जनों को, हम केवल हिंसा की बात नहीं, उसमें डाइकैल्शियम फॉस्फेट जिसको बोलते हैं, पत्थर खाने की हड्डियों का चूरा है, उसमें SLS नाम का द्रव्य है जो सोडियम लॉरिक सल्फेट बोलते हैं, वो कैंसर कारक है। इससे सिद्ध हुआ है। अभी पूरे पश्चिम में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने भी अब काला मंजन इस पर आने लगे हैं। पहले टिप्पणी करते थे। ये यहाँ पर मैं कुछ चित्र बता रहा हूँ आपको कि ये चित्र क्या है। ये दिखा रहे हैं कि हमारे इसमें ये दिखा रहा है कहीं कैंसर रोगी न बना दे टूथपेस्ट। ये दूसरा, ये इस तरह से लोगों में फायदा हो रहा है। ये देखिए मंजन के बारे में डॉक्टर्स की रिपोर्ट है। जय क्रांति महिला डॉक्टर है, ये हृदय अपने हैदराबाद की है। इनका इन्होंने बताया पायरिया के लिए हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन, ये मंजन से सारा ठीक हो गया। तो ये सारे परिणाम, ये कोरोना पर हमारे शोध पत्र है कि हाथ से कैसे लाभ हुआ, अब ये सारे शोध पत्र बता रहे हैं। ये दूसरा, गौमूत्र के विशेष फायदे हमने सांसदों को दिया गया, पूरा विस्तार से एक ही पेज में गौमूत्र की विशेष जानकारी 394 सांसदों को यहाँ से अर्घ दिया गया। अर्घ दिया गया, नागपुर से भेजा गया विश्व परिषद का सांसद संपर्क अभियान में। अब ये सब चीजें समाज को एकदम जागरूक कर रही है। लेकिन 130-35 करोड़ का देश है। ये सारी औषधियां, जैसे हम जो भी बात कर रहे हैं, हम हजारों या लाखों तक पहुंचेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। ये करोड़ों लोगों तक जानी चाहिए, तो देश और समाज स्वस्थ रहेगा। अभी आपको पता है कि ये जो इतनी ईंधन की कीमतें, कोयला 4-5 गुना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहा है। तो लोगों को जीने का अधिकार, हम जब जीवन जीर्णोद्योग की बात कर रहे हैं, तो हमको समाज को उसका कृषि पर खर्च, स्वास्थ्य पर खर्च, उसके रहन सहन पर, पर्यावरण, हर चीज उसमें गोवंश केंद्र भूमि में। ये गोवंश है, ये सारी चीज, क्योंकि उसको बोला है चलता फिरता जीवन, इसको बचा लेंगे और इस तरह के अच्छे केंद्र जो समग्रता से काम कर रहे हैं खड़े करेंगे, तो सारा समाज सुरक्षित हो जाएगा। इसमें पंचगव्य में और अगले बहुत सारे अध्याय हैं, मैं थोड़े से संक्षेप में बता दूं। इसके पारंपरिक पशु चिकित्सा भी हम खड़ी कर रहे हैं। इसमें जैसे गोवंश का इलाज, कुत्तों का कई तरह का, मैं खाली जानकारी दे दूंगी। जैसे
मनुष्य में डायलिसिस, कुत्तों में डायलिसिस होती है, उसको गोमूत्र से बंद किया गया। हमारे वैद्य लोग उसमें काम कर रहे हैं। और उसके बाद आवाज बंद के लगा रहे हो, इसके बाद इसमें इसके अंदर क्या बटन बाहर से आवाज तेरी मालूम। तो इसके अंदर इसमें जैसे अभी गायों को लंपी नाम का रोग हुआ था, उसके बाद उसमें त्वचा पे ऐसे तरह के रोग, जख्म हो गई, गायों में पाचन से लेकर दूसरी समस्याएं। तो पारंपरिक पशु चिकित्सा, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे चरक, सुश्रुत, वाहपाट ऐसे रहे, तो शालीहोत्र हमारे ये रहे जो पशु चिकित्सा के विशेष वो थे। तो इस तरह के बहुत सारे काम इसमें चल रहे हैं और इन कामों को बढ़ाना है, इन कामों को एक प्रकार से अनुसंधान के क्षेत्र में ये आने वाले समय की बहुत बड़ी हमारी जिसको बोलते चुनौती भी है, और इसको आगे ले जाने में समाज जिसको बोलते अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेगा, ये करना बहुत आवश्यक है। और इसकी तरफ बारीकी से ध्यान देना, क्योंकि अभी जैसे मैंने देखा कि अपना जो जीवन विज्ञान का और ये केंद्र जो है, इसमें हम सब लोग ये आज कल्याण योग केंद्र की जब बात है, तो जैसे बोलते हैं मनुष्य का स्वास्थ्य आजीवन ठीक रहे, तो उसमें आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम वगैरह की बात आती है कि उसको स्वस्थ रखें, कि केवल बीमार का इलाज नहीं, उसको एक अच्छा आरोग्य देना है। तो देशी गोवंश का आहार, कि उसका गव्य पदार्थों का सेवन, की देशी गाय का दूध मिले। आज आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे जहाँ गोवंश पालन होना चाहिए कम हो गया है, वहाँ दूध देखने को नहीं, काली चाय या वो भी नहीं। दूसरी बात, घी तो लोगों को कितने राज्यों में ऐसा घी पता ही नहीं है घी क्या होता है, इतनी खराब स्थिति है। जहाँ दूध दही की नदियां बहती ऐसी बात कर रहे थे, सुजलाम सुफलाम की बात कर रहे थे। तो ये सब चीजें फिर से लानी पड़ेगी और इसके लिए हमको एक अच्छा वातावरण, पोषक वातावरण, और वहां ध्यान देना पड़ेगा। अभी उदाहरण के लिए मैं विदर्भ से बात करता हूँ, जैसे यहाँ यवतमाल ऐसे कुछ क्षेत्र जहाँ किसानों की आत्महत्याएं बहुत बढ़ गई, तो हमारे समाज में कुछ, मैं विशेष अपना अलग अलग समाज, जैसे समाज बाकी सब समाज, तो उन बच्चों की चिंता होने लगी लोगों को कि इनको कुछ पढ़ाई, इनका कुछ करे, लेकिन इनको अच्छे सफल किसान बनाए। ये किसान सफल बनेंगे तो इस तरह के गोवंश का पालन होगा और फिर आगे के समाज की सुरक्षा के अच्छा आहार भी देंगे, और इस गोवंश के माध्यम से इस तरह की एक अच्छी चिकित्सा पद्धति विकसित होगी, इसको घर घर तक ले जाना है। तो ये कार्य हमने इसका बीड़ा उठाया है कि हम लगभग आने वाले समय में 1.5 लाख के आसपास गांव में इस तरह का परिवर्तन, कि वो आधारित ग्राम विकास, वो आधारित ये सारी चिकित्सा, पारंपरिक चिकित्सा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं कुछ और चीजें बता देता हूँ क्योंकि बाद में कुछ प्रश्न उत्तर है कुछ रहे तो उस पर बात करेंगे कि हमारे ये सब इसके अंदर, जैसे हमने ये कोरोना के ऊपर वो सूचनाएं दी थी कि क्या क्या हम सामान्य, जैसे धूप बत्ती है, अब इसमें हम धूप बत्ती बना रहे हैं, तो ये गोबर के कंडों की धूप बत्ती, जैसे हम गोबर, गूगल, राल की धूप करते थे, अब ये वातावरण को निर्जंतुक कर दी है। ये मच्छर कॉइल बनाई है, ये पूरा, क्योंकि इसमें कोई रसायन नहीं, सिंथेटिक केमिकल नहीं है, मेडिसिनल स्मोक रिड्यूसेस एयरबोर्न बैक्टीरिया, ये सब ध्यान में आया। अब इसमें ये देखिए, इसमें और कुछ चीजें जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़े वरदान है, ये सब गोबर से बने हुए उत्पाद है, ये आप देख सकते हैं। अब ये जो चीजें हैं ये समाज को बड़ा बल देती हैं, इसमें धूप बत्ती से कई सारे आप उत्पादन देख सकते हैं। ये सब हमने खड़ा किया तो एक गोवंश रोजगार का भी, लोगों को एक नए जीने की राह और एक अहिंसक समाज की स्थिति। तो हमारा जीवदया अहिंसा का तो कार्य होगा, बड़ा पुण्य का कार्य, और एक स्थायी श्रेष्ठ समाज का निर्माण। जैसे भागवत में आया कि 108 बार लेने से गोमूत्र अंतःकरण शुद्ध होता है। आज ये अंतःकरण शुद्ध करने की बड़ी महत्व की बात है। तो हमारे शास्त्र में जैसे पंचगव्य के बारे में याज्ञवल्क्य स्मृति बोलती है, हमारी स्मृतियां हैं कि ये पंचगव्य कर्म क्षय करता है, यानी पूर्व जन्म कृत जो कर्म बोलिए या रोग बोलिए, पाप बोलिए, इसको दूर करने की एक क्षमता, जैसे हम आनुवंशिक रोग की या हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, ये सबको दूर करने की क्षमता पंचगव्य की में। तो ऐसी चीजें हमारे शास्त्रों में है, ये शास्त्रों में नहीं रहे, ये समाज के सामने आए, और इसका प्रत्यक्ष प्रदर्शन और इसका विवेचन, इसके सामने की जिसको बोलते हैं प्रस्तुति, ये सब हमको करना बहुत आवश्यक है। तो इसके अंदर आप लोगों का सहभाग, और ये सत्र केवल सत्र तक नहीं, इसको आगे ले जाने की प्रक्रिया, और जितने राज्यों में हमारी पहुंच है, क्योंकि पूज्य महाप्रज्ञ जैसे अभी इन दिनों जब नागपुर थे तो मेरी 2-3 बार जब रास्ते में बिहार कर रहे थे तो मैं 2-3 जगह मिलने भी गया, उनसे आग्रह करता हूँ। चेन्नई में भी मैं मिला था पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, जब मुंबई में थे पूज्य सुदर्शन जी जो सरसंघ जी थे, उनके साथ हमारी बैठक में 2 दिन रहने का सौभाग्य हुआ। तो इन सब कामों में हमारे मनुष्यों का सहभाग बहुत रहा है। मुझे आचार्य विद्यासागर ये सब बताया तो उन्होंने बोला गोवंश इसके बिना बचेगा नहीं। तो हमने बताया, ये देखिए गोवंश के इतने सारे उद्योग, इतने सारे उत्पाद, इतने सारी क्रिया प्रक्रिया है, तो ये सारी चीजें उन्होंने स्वीकार की है। तो उनके मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं, तो उसको हम पकड़े कि हम जैसे बोलते हैं गीता को सुनते हैं, गीता की सुन रहे क्या, ये महत्व का है। तो इसको हमको लाना है कि हमारे जो सब
जिसको बोलते हैं कि ग्रंथ है, हमारे अलग अलग अनुभव के आधार हैं, तो ये घर घर तक कैसे जाएगी। आज आधुनिकता का एक प्रभाव, हम भी जैसे अब सब लोग गृहस्थी हैं, तो पश्चिम का दुष्प्रभाव, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब चीजें विपरीत दिशा में कुछ जाती है। हमको इन सबको जैसे बोलते हैं कि जोर जबरदस्ती इन विषयों पर लाना है कि आने वाला समाज एक आनंद की अनुभूति करे, एक अच्छा स्वास्थ्य की तरफ जाए और एक अच्छा जिसको बोलते हैं उन्नत जीवन, कि ग्रामीण क्षेत्र में गोवंश और ये सब रहा तो शहर और गांव का जो असंतुलन बढ़ गया है वो भी कम होगा, एक अच्छी स्थिति रहेगी। तो ये मैंने अपनी तरफ से बताया है। इसमें हमने 5-6 विषय मुख्य रूप से रहते हैं कि गोवंश का, जैसे कृषि में, पंचगव्य में, पशु चिकित्सा में देशी नस्ल का संरक्षण, ऊर्जा की बात है कि हम गोबर गैस से ऊर्जा और बाकी सब काम, और ऐसे अन्य बहुत सारे उत्पादन, ये सब चीजें, तो ये बड़ा वरदान है। और देवलापार का केंद्र गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र उसका नाम है, वो 1994 के आसपास शुरू हुआ, क्योंकि इन्होंने पहले परिचय बताया कि 99 से तो मैं, क्योंकि श्यामजी बल्लाड़ हमारे प्रमुख थे, उसके बाद मुझे दायित्व मिला। तो ये सबके सहयोग से हम कर रहे हैं। हमारी वैद्यानंदिनी भोजराज है, हमारे बड़े अच्छे वैज्ञानिक, जैसे भी तपन जी गए, हमारे RS चौहान जी हैं, नोटियाल जी हैं, यहाँ पर हमारे बातें सर हैं, अलग अलग बहुत सारी टीम देश भर में, जय कृष्णा वैद्य है, वो हमारे हितेश जी जानिए, बड़ी टीम है देश भर में, आरोग्य भारती, आयुर्वेद व्यासपीठ, अलग अलग संगठन है। तो सबके साथ मिलजुल कर ये सब काम को बढ़ाना है। आप सबका आशीर्वाद भी बना रहे और आपका इसमें सहकार्य, मुझसे कुछ त्रुटि तो क्षमा करेंगे। सबको वंदन करता हूँ। कुछ बातचीत है तो बातचीत कर सकते हैं। बाद में गो विज्ञान आप लोग ईमेल भेज देंगे तो मैं सारे पावर पॉइंट या बाकी चीजें आपको भेज दूंगा, जिससे आप उसका वहां पर लाभ ले सकते हैं। जो साहित्य कहीं भेजना तो साहित्य भी भेज। सुनील जी, हम लोग ये MPK के जो हमारे काफी सारे ग्रुप्स है, जिससे हम 10,000 लोगों से जुड़े हुए हैं, सभी ग्रुप्स पे भी हम वो चीज शेयर कर सकते हैं। और आप सभी को मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपको किसी भी प्रकार की दवाइयाँ, गोमूत्र अर्क, ये यहाँ साइंटिफिक तरीके से कामधेनु देवलापार में बनाया जाता है, अगर उसकी जरूरत है तो हम यहाँ से कुरियर भी करवाते हैं। आपको केवल अपना लिस्ट भेजना पड़ता है, और आज सब ऑनलाइन हो चुका है, तो ये सब आसान हो चुकी है सारी चीजें। और साथ ही जब भाई साहब ने प्रतिभा गुप्ता पेशेंट के बारे में बताया था, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान थी। आंटी हमारे पास 6 महीने से इलाज कर रही थी और बहुत निराश हो चुकी थी, और उन्होंने बोला कि ये गोमूत्र से मुझे इतना जो आराम हो रहा है, अगर मैं मर भी जाऊं तो चलेगा, पर आपको जो भी कुछ मुझ पे करना है आप कर लीजिए। तो इतना विश्वास आंटी ने दिया मुझे, और तभी हम सारे साइंटिस्ट की टीम को पता चला कि हम इनके ऊपर ट्रायल कर सकते हैं। और वो इतनी पॉजिटिव थी कि उस दिन का उनका जो अनुभव था, सुबह वो खाना नहीं खा पा रही थी, निगल नहीं सक रही थी गले से, और शाम को उन्होंने जो एक मिरेकुलस रिजल्ट्स बोलते हैं, क्योंकि मैं उसकी गवाह थी, तो शाम को उन्होंने दाल पी, खाना खाया, रोटी दाल में चूर के खाई, और इस तरीके से उनका वो दिन था कि उन्होंने काफी दिनों के बाद एक पेट भर के खाना खाया। तो ऐसे हमारे पास काफी सारे अनुभव है। ये जो भी दवाइयाँ है, मैं पहले सोचती थी, जब मैं नई पंचगव्य चिकित्सा करना प्रारंभ करी, तो मुझे आश्चर्य लगता था कि किसी भी पेशेंट को बिना समझे भी गोमूत्र अर्क दे दिया तो भी वो 8 दिन के बाद आके बताता था कि मुझे बड़ा आराम हो गया। तो मैं पहले समझ नहीं पाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर धीरे धीरे शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि ये एकल द्रव्य चिकित्सा है, एक ही दवा मैक्सिमम बीमारियों में काम में आएगी। तो आप सभी लोग को मैं अनुरोध करती हूँ कि आपको अगर कोई भी प्रकार का प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आज हमारे साथ में बहुत सीनियर डॉक्टर प्रकाश काबरा सर, अनीता बोम्बार्डे मैडम, जकोटिया सर जो हमारे हैदराबाद से बहुत सीनियर फिजिशियन है, ये सब कुछ साथ में जुड़े हुए हैं। तो और सुनील जी भाई साहब तो है ही, तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछ के इंटरैक्टिव सेशन बनाएं। नए वैद्य भी इसमें जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कल्पेश कटारिया, डॉक्टर चेतन जी। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आप प्लीज इसके सेशन को। हाँ, अभी जिनकी भी कोई जिज्ञासा हो तो कृपया हैंड राइज करें। संगीता जी हैदराबाद से, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। संगीता जी। सभी को जय श्री कृष्ण। सर, क्या गोवर्क रोज ले सकते हैं हर कोई? ये गोमूत्र सामान्यतः 20 से 25 दिन तक लेने में कोई दिक्कत नहीं। जिनको कुछ भी रोग नहीं हो, सामान्यतः एक बार ले, और खाली पेट सामान्यतः लेना है। यदि पेट में जिसको बोलते हैं अल्सर हो तो बिल्कुल नहीं ले। ये एसिडिटी वगैरह है तो भोजन के बाद ले। 1 से 2 ज्यादा नहीं लेना है, 10 से 15 मिलीलीटर पानी के साथ, उतना ही पानी, यानी आधा कटोरी 1 कटोरी पानी, उसमें 1.5 से 2 चम्मच
अर्क डालना है बस। इससे क्या होगा, अपने को संक्रमण से बचेंगे। अन्य दुष्प्रभाव जो हम जैसे खाना खा रहे हैं तो जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर पता नहीं कौन सा है, क्योंकि ऑर्गेनिक तो उसको नहीं मिल रहा है, तो उसका दुष्प्रभाव से बचेंगे और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। लेकिन पूरे 30 दिन रहने की जरूरत नहीं, 20-25 दिन या तो काम। और कभी ज्यादा समस्या है निश्चित वैद्यों का मार्गदर्शन ले। अपने हैदराबाद में भी जय कृष्णा बहुत अच्छे वैद्य हैं और ये सूर्य जी जाकोटे बड़े अच्छे वैद्य हैं। सर ये हमको दवाइयों के बारे में जानकारी, हम जैसे जो बीमारी हो तो हम दवाई का जानकारी कैसे ले प्राप्त करें? ये आपको देखिए, हमारे सौभाग्य से सब जगह वैद्य भी जय कृष्णा का सत्र वहां रख लीजिए हैदराबाद में, सबको एक साथ बुला लीजिए। डॉक्टर सहदेव दास जी बहुत हमारे वो हैं, और वो उसके अंदर जी गांधी पुणे से जुड़ी हुई है हमारे साथ। सुचेता जी जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छी जानकारी मिली। ये जो आपने अभी मंजन का और जो पेस्ट का वो सब बताया, क्या पूना में मिल सकता है क्या? सब चीजें मिलती है पूना में, अपने बहुत अच्छी चीजें कातरस डेयरी में भी बन रही है। अपने वहां पर राजेंद्र जी लुंकड़ जी, वो भी अपने श्वेतांबर जैन समाज से ही हैं, तो लुंकड़ जी पूरा ध्यान देते हैं। वो वहां पर मैं उनके घर पे रुकता हूँ बहुत बार, जो मार्केट यार्ड में है, आर्यन सोसाइटी। हाँ, और उसके बाद अपने यहाँ पर जो कातरस में है अनिरुद्ध जी चिपटे हैं, पूना में उपलब्ध है। आप लुंकड़ जी को कभी भी संपर्क करें। भैया, हाँ, अभी आपने बोला था ना कि एसिडिटी के लिए गोमूत्र के छोटे बच्चे नहीं ले पाते ना, तो स्मेल आती है। उसमें क्या करना है, हरडे चूर्ण दीजिए, एसिडिटी जल्दी खत्म हो जाएगी। और हाँ, हरडे चूर्ण बहुत ज्यादा प्रभावी है। और फिर एसिडिटी इससे गोमूत्र से भी होती है, लेकिन थोड़े दिन के बाद। लेकिन हरडे चूर्ण दे देंगे और फिर ये शुरू कर देंगे, कोई समस्या नहीं, बहुत जल्दी ठीक होने लगेगी। और पूना में वैद्यों की बड़ी अच्छी टीम है, अजीत उदावन से लेकर बड़ी टीम है। आप उनसे संपर्क करेंगे, वैद्यों का संपर्क करा देंगे। ठीक है, मैं सर जी से नंबर ले लूंगी। और दूसरा और वैद्यों का मैं वहाँ पे नंबर दे देता हूँ, आप राजेंद्र जी लुंकड़ को बताएंगे तो वैद्य आपको पूरा मार्गदर्शन करेंगे। वैद्यों का संपर्क। हाँ जी, मंजू जी छाजेड़, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, जय जिनेंद्र सर। मेरा वीडियो तो कई दिन से खराब है, इसमें मैं नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी आपका ये पूरा सेशन तो नहीं देखा, पर मेरे को आयुर्वेद पर बहुत विश्वास है। और पर मेरे को आर्थराइटिस है, इसके लिए मेरे को ये एलोपैथी ले रही हूँ इन दिनों। तो आपसे गाइडेंस। आपका रहना कहाँ पर है? मेरा बॉम्बे में रहती हूँ मैं वैसे। मुंबई में अपनी अच्छी विद्या है, वहाँ कल्याण में है वो अदिति कुलकर्णी करके। तो मैं नंबर आपको चाहिए तो अभी लिख लीजिए, और अदिति आपको पूरा मार्गदर्शन, क्योंकि वो नजदीक में ही है और कभी वहाँ पे आ भी सकते हैं, आप नजदीक में जा भी सकते हैं। तो ऐसे अनिल शुक्ला जी, मैं तो अंधेरी रहती हूँ। हाँ, कहाँ रहते? और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो कृपया हैंड राइज करें। नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। अब दिल्ली से मीनू जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। दिल्ली से मीनू जी, आपको कुछ जिज्ञासा हो? हाँ, अभी अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण सर। नमस्कार सर। हाँ, बोलिए। नमस्कार सर। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा और बहुत उत्तम जानकारी। और मेरा भी यही है कि गो पालन को और गो की अपने देश की उसको बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक ये पूछना था कि घुटनों वालों के लिए भी क्या कुछ है? बहुत अच्छा है। देखिए, मालिश तेल हमारा, ये मेरे हाथ में मालिश तेल है। और अच्छा। क्योंकि क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ जो समस्याएं रही, जैसे बोलते जड़ में हमारी ये अंग्रेजों की शातिर बुद्धि होती है। जैसे पहले घी को बदनाम किया कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो लोगों ने घी, सामान्यतः समाज में एक प्रचलन हो गया कि फिर बाद में उन्होंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल तो कोई समस्या नहीं, या घी की उनका घी, उनके पास तो घी था नहीं, अंग्रेजी में शब्द भी नहीं है घी के लिए। तो घी और इनका बराबर सेवन रहा तो ये घुटने की समस्या पहले कम हो जाती है, तो लुब्रिकेशन ठीक रहता है। तो सर उसका ऑयल का नाम वो कर दीजिएगा प्लीज। मालिश तेल है, मालिश तेल और नारायण तेल, ये बहुत ज्यादा प्रभावी है। और अच्छा। हमारी अच्छे वैद्य भी हैं, तो उसमें ज्यादा, जिसको बोलते हैं एडवांस स्टेज है, ज्यादा बढ़ गया तो उसको कैसा ठीक करना है, कुछ पंचकर्म करना है, ये सारी चीजें वैद्य बताएंगे, जैसे सुमिता जी, बाकी सब वैद्य हैं। तो ये इनका बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव है और कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा और घुटने बदल लेने एकदम ठीक हो जाएगी। सरला जी ने अपने आपको अनम्यूट किया है। सरला जी हमारे सुमिता जी जोंगड़ की मम्मी जी, नासिक से जुड़ी हुई है। हमारी माता जी की, मैं घर पे गया हूँ बहुत साल पहले, तब ये बोलते थे कि अब ये गो विज्ञान से इनको बड़ा संतुष्ट था, तो मैं वंदन करता हूँ, वंदन से मिला नहीं, इनको प्रणाम करता हूँ। बताइए। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय, बताइए। हाँ सर, आप है ना दवाइयों का नाम और बीमारी ऐसे चार्ट डाल दो इस पे हमको। जरूर दे देंगे, जनरल चार्ट। हाँ, जनरल दे देंगे, एकदम दे देंगे।
यानी मालिश का तेल भी है पर नाम नहीं पता, गोमूत्र है, जैसे नाम भी चाहिए उसका। सब पूरा भेज देंगे, बहुत जल्दी भेज देंगे सारी चीज। हाँ तो इस पे भेजिए सर, यानी सबको मिल जाएगा एकदम। अभी समापन की ओर चले सुमिता जी। जय जिनेंद्र। इंदिरा जी बोलिए। हाँ जी, जय जिनेंद्र, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मुझे जानना था कि ये जो गिर गाय का दूध और घी है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है या किस तरह से काम करता है? देखिए ऐसा है, अपने यहाँ सारी जो देशी गाय है, मैंने जो चार्ट बताया, सब गिर भी है, सभी हैं, वो हमारी है, गिर भी हमारी है। गिर इसलिए कि ज्यादा दूध देती है, साहिवाल ज्यादा दूध देती है, ज्यादा लोकप्रिय हो गई क्योंकि पिछले कई सालों में ये जो खास करके 7500 साल में हमारी अन्य प्रजातियां जो जैसे महाराष्ट्र की लाल कंदारी, देवनी, डांगी, खिलार, गौड़व ऐसी प्रजाति का नाम है, कर्नाटक में हल्लीकर, अमृतमाल, तो हमारे प्रदेशों में गोवंश के प्रति भाव कम हो गया, तो वो गायें कुछ कम देने लगी, उनको खान पान कम हो गया, लोगों का संकुचित विचारधारा हो गई। तो गिर क्या, गुजरात की अच्छी गाय है, अच्छी सबल है, कांकरेज अच्छी है, ओंगोल अच्छी है, ये दूध के अंदर बढ़ गई तो उनका दूध प्रसिद्ध हो गया, वो दूध बढ़िया ही है, लेकिन अन्य गायों का कमजोर नहीं, देशी गाय का। तो सारी देशी का अच्छा है। गिर में निश्चित रूप से सारे स्वर्णक्षार से लेकर सारी जो तत्व है वो अन्य गायों में भी है, लेकिन चूंकि अब देश में ज्यादा अन्य गायें कम दे रही है, स्थान पे दे रही है, हमने प्रयास करना है कि हर एक स्थान की नस्लें बढ़ाएं, लेकिन जब तक नहीं मिल रहा तो गिर का किसी में लेने में आपत्ति नहीं है। गिर भी हमारी है और अच्छी नस्ल है, बढ़िया नस्ल है। ये देखिए ऐसी प्रजाति है। बताऊंगी कि मेरी सासू जी 70 वर्ष की उम्र है उनकी, और उनको हमेशा एसिडिटी रहती है और उनको दूध भी काफी पसंद है। तो हमने क्या किया, हमने उनको A2 मिल्क पे लाया, जो देसी गाय का दूध हमने उनको देना शुरू किया, चाय में भी दूध में भी, तो उनकी एसिडिटी की गोली भी छूट गई। इसमें डाइजेस्टिव कैपेसिटी होती है, दूध को पचाने के लिए जो लाइपेज रहता है अपने शरीर में, उसको वो निकालने में आसानी करता है। इसलिए जो देसी गाय का दूध है A2 मिल्क, वो सभी गैस्ट्रिक ट्रबल में अच्छा काम करता है। तो आप कहीं भी, आप नेट पर भी डालेंगे कि A2 मिल्क नियर बाय मी, तो आपको कहीं ना कहीं से वो मिल ही जाएगा। आजकल काफी लोग ऑनलाइन भी ये सब कुछ मार्केटिंग करते हैं और काफी कॉस्टली भी नहीं है। 60 रुपए अगर आपको ये मिलता है तो वो 70 रुपए लीटर मिल जाता है, तो आप उसको लेने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। समापन की ओर चलेंगे। मेरे साथ साथ दोनों हाथ जोड़ते हुए उच्चारण करेंगे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी बोल सकते हैं, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।